दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 7 मार्च। तो चलिए 7 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या भी सीमित रहती है और यह जो वीडियो है यह भी बहुत लंबी नहीं होती है। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, हृदय प्रिय मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज यानी 7 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, पहली खबर है वह है कि टेबल टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए है सुतीर्था मुखर्जी, ऑप्शन बी है जी साथियान, ऑप्शन सी है अचंथा शरत कमल और ऑप्शन डी है मणिका बत्रा। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें दो प्रश्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात कि टेबल टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी। ठीक है। तो आप पहले ये पता लगाइए कि टेबल टेनिस में पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था और उसके बाद यह पता चल पाएगा कि उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर है अचंथा शरथ कमल। ठीक है ना? अचंथा शरथ कमल, कहीं कहीं आपको शरत कमल भी लिखा मिलेगा। ठीक है ना? तो अचंथा शरथ कमल यह पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी थे जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना? राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले जाना जाता था खेल रत्न पुरस्कार को। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। ठीक है। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, खेल रत्न का नाम। ठीक है ना? पुरस्कार हो गया है। अब देखिए पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं अचंथा शरथ कमल जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अब इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है। अचंथा शरथ कमल के बारे में एक बात और जान लीजिए, ये भारत के 5 बार के ओलंपियन रहे हैं। ठीक है। 5 बार के ओलंपियन रहे हैं। ठीक है। 5 बार के ओलंपियन रहे हैं और 10 बार इन्होंने 10 बार 10 बार इन्होंने टेबल टेनिस का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। ठीक है। टेबल टेनिस की, टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता है। ठीक है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता है। तो 5 बार के ओलंपियन हैं और 10 बार के राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता हैं टेबल टेनिस के। ठीक है। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है और इन्होंने बताया कि वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर जो चेन्नई में आयोजित होने वाला है यह उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। कौन सा टूर्नामेंट? वर्ल्ड वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर। ठीक है। यह प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है? यह होने वाली है चेन्नई में। ठीक है। और इन्होंने कहा कि यही इनकी आखिरी प्रतियोगिता होगी, इसके बाद यह संन्यास ले लेंगे। और यह प्रतियोगिता कब आयोजित की जाएगी? वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता यह आयोजित की जाएगी 25 से 30 मार्च 2025 को। ठीक है। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर की जो प्रतियोगिता है यह अचंथा शरत कमल की आखिरी प्रतियोगिता है। इसके बाद ये जो है संन्यास ले लेंगे। ठीक है। ये 5 बार के ओलंपियन है और 10 बार के टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता है। ठीक है। अब देखिए ये है अचंथा शरत कमल की फोटो है और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है। अब चलिए खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करते हैं। आप ये बताइए कि भारत में खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि आप जानते हैं कि जो खेल रत्न पुरस्कार होता है यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है ना? खेल रत्न क्या है? खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है। खेल सम्मान है, इसे भी याद रखिएगा, ये पंचलाइन है। अब देखिए भारत में खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? तो देखिए यहां जगह लिख देता हूं, खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत। ठीक है। खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत में सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कारों की जो शुरुआत होती है वह वर्ष 1991-92 में हुई। ठीक है।
1991-92 में भारत में खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई। अब अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, पहला खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो बताइए कि पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह दिया गया विश्वनाथन आनंद को, ठीक है, किसको दिया गया, विश्वनाथन आनंद को। आनंद को आप जानते हैं कि भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है, शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, और इनको सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब जब 1991-92 में खेल रत्न पुरस्कारों की स्थापना हुई थी, तब उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदला गया है वर्ष 2021 में, ठीक है, तो 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है, 2021 में नाम बदला गया है, नाम बदला गया, और इसका नाम कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है 2021 के बाद अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है इनको एक क्रम में देख लेते हैं। तो टेबल टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, यही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह है अचंथा शरत कमल, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। अब देखिए भारत में जो खेल रत्न पुरस्कार है वह खेल का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना। अब खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई, तो देखिए खेल रत्न पुरस्कारों की जो शुरुआत होती है वो वर्ष 1991-92 में हुई थी, और उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। लेकिन वर्ष 2021 में खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदला गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया, तो वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। अब देखिए जब वर्ष 1991-92 में पहले खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा होती है, तो पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो भारत के एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। अब इसे याद रखिएगा। साथ ही अचंथा शरत कमल के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि यह 5 बार के ओलंपियन हैं और 10 बार के टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर यह प्रतियोगिता चेन्नई में होने वाली है, जो 25 से 30 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी, और इसी प्रतियोगिता को खेलने के बाद ये उनकी आखिरी प्रतियोगिता है अचंथा शरत कमल की, इसके बाद वो संन्यास ले लेंगे, ठीक है। तो ये है मुख्य बातें, आप खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित प्रमुख बातों को याद रखिएगा, और ये है तस्वीरें अचंथा शरत कमल और महामहिम राष्ट्रपति की, ठीक है ना। और देखिए इनको खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है कि अचंथा शरत कमल को खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 2022 में, ठीक है। 2022 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि अचंथा शरत कमल को खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो अचंथा शरत कमल को खेल रत्न पुरस्कार 2022 में दिया गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में फीफा ने कितने देशों को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित किया है। आपको बताना है कि हाल ही में फीफा ने कितने देशों को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित किया है। तो ऑप्शन ए है 1 देश, ऑप्शन बी है 3 देश, ऑप्शन है 5 देश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि हाल ही में फीफा ने कितने देशों को वर्ष 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित किया है, ठीक है ना। अब देखिए फीफा ने 2026 विश्व कप से 3 देशों को प्रतिबंधित किया है, ठीक है ना। कितने देशों को, कुल 3 देशों को प्रतिबंधित कर दिया है। अब ये 3 देश कौन कौन से हैं, पहले उनके नाम जान लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह 3 देश हैं, एक है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को प्रतिबंधित किया है फीफा ने। दूसरा जो देश है वह है रूस, ठीक है, रूस है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है लगातार, इसलिए रूस के खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, रूस को फीफा विश्व कप में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और तीसरा है कांगो, ठीक है, कांगो। तो इन 3 देशों को वर्ष 2026 में फीफा ने विश्व कप में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, ये 3 देश हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। अब आइए फीफा विश्व कप 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, क्योंकि फीफा विश्व कप 2026 बहुत चर्चा में है, ठीक है ना। देखिए
यह फीफा का 23वां संस्करण है विश्व कप का, ठीक है, चौथा संस्करण है, 23वां संस्करण है। क्रमबद्ध तरीके से देखते चलिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 23वां संस्करण होगा और इसे 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। कितने देशों में? 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। ये 3 देश कौन कौन से हैं जहां फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होना है? तो देखिए, एक है अमेरिका और दूसरा है मैक्सिको, अमेरिका के बाद मैक्सिको, और तीसरा देश है कनाडा, ठीक है। तो इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में है कि इस बार फीफा विश्व कप में पहली बार फीफा विश्व कप में कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि फीफा विश्व कप में कितनी टीमें हिस्सा ली थी, एक बार यह प्रश्न आया था, ठीक है। तो पहली बार फीफा विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा कि पहली बार फीफा विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है ना। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो 48 टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है, इनके जो मैच होंगे वह कुल 16 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, 16 शहरों में, और 104 मैच आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। अब अगर देखिए, एक चीज और है, अगर पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी तो इसके पहले फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती थी? तो इसके पहले लेती थी 32 टीमें, ठीक है, 32 टीमें इसके पहले हिस्सा लेती थी। अब जो है इसमें 16 टीमों को बढ़ाकर 48 टीमें इसमें हिस्सा लेने की व्यवस्था की गई है, बात की गई है, ठीक है। 48 टीमों को एंट्री दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, ये थी महत्वपूर्ण बातें फीफा विश्व कप से, ठीक है। अब देखिए, ये है फीफा वर्ल्ड कप की लोगो है इसका, फीफा का। देखिए, वर्ष 2026 का जो फीफा विश्व कप है, इसका आयोजन कहां कहां हो रहा है, देखिए लोगो में लिखा है, आप इससे ही इस चीज को तैयार कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 है ये, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, यानी इन 3 देशों में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। ये फीफा का कप है, वर्ल्ड कप है, ठीक है, जिसे जीतने वाली टीम को दिया जाता है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 3 देशों यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित हो रहा है, ठीक है ना। एक लाइन और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह है कि 1994 के बाद, कब से? 1994 के बाद पहली बार, 1994 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप उत्तरी अमेरिका में आयोजित हो रहा है, ठीक है ना। पहली बार 1994 के बाद फीफा वर्ल्ड कप उत्तरी अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है, यह भी याद रखिएगा। 1994 में इसे उत्तरी अमेरिका में आयोजित किया गया था, उसके बाद पहली बार उत्तरी अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 के बाद पहली बार उत्तरी अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप का जो वर्तमान चैंपियन है वो कौन है, यह भी जान लीजिए। तो वर्ष 2022 से कौन चैंपियन है फीफा वर्ल्ड कप का? 2022 से अर्जेंटीना चैंपियन है, ठीक है। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता था, ठीक है। तो वर्ष 2022 से अर्जेंटीना वर्ल्ड कप का चैंपियन है, ठीक है, वर्ल्ड कप का चैंपियन है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी। 3 देश पाकिस्तान, रूस और कांगो को फीफा वर्ल्ड कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और वर्ष 2026 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 23वां संस्करण है, ठीक है। यह 3 देशों में आयोजित होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, और पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि पहले इसमें 32 टीमें हिस्सा लेती थी, ठीक है ना। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। 2022 से अर्जेंटीना वर्ल्ड कप का चैंपियन है, यह भी याद रखिएगा। ये है तस्वीरें, और देखिए फीफा वर्ल्ड कप कहां कहां होना है, इसमें नीचे लिखा गया है, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, बल्कि अब इसको कर देता हूं मार्क। अब यहां देखिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का अपना तीसरा प्रश्न, ठीक है। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, ठीक है, भारत से हार के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? आपको बताना है कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत से हारने के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो ऑप्शन ए है एरॉन हार्डी, ऑप्शन बी है स्पेंसर जॉनसन, ऑप्शन सी है स्टीव स्मिथ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि हाल ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच अभी चल रहा है, जबकि आज यानी 7 मार्च को इसका फाइनल मैच होने वाला है, इसमें सेमीफाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए, स्टीव स्मिथ, ठीक है ना, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में भारत से हार के बाद जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। और स्टीव स्मिथ क्या है? यह ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान है,
ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भारत से हार के बाद जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। और देखिए ये है स्टीव स्मिथ और लिखा है कि स्टीव स्मिथ ने लिया संन्यास, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत से हार के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है, संन्यास ले लिया है। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ किसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपको बताना है कि पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ जो है यह किस ब्रांड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऑप्शन ए है प्यूमा, ऑप्शन बी है लेवाइस, ऑप्शन सी है स्पाइकर और ऑप्शन डी है जॉकी। तो देखिए पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ जो है लेवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये देखिए दिलजीत दोसांझ की तस्वीरें हैं और यह लेवाइस ब्रांड की तस्वीरें हैं, ठीक है ना। तो दिलजीत दोसांझ जो है लेवाइस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है 3 फरवरी, ऑप्शन बी है 4 मार्च, ऑप्शन सी है 5 मार्च और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है 5 मार्च को, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अब चलिए इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता की शुरुआत कब से होती है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्रमबद्ध हम जोड़ते चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 24 मई 2018 को, कब, 24 मई 2018 को अपना निशस्त्रीकरण एजेंडा, ठीक है, निशस्त्रीकरण एजेंडा जारी किया, ठीक है, निशस्त्रीकरण एजेंडा जारी किया। और इस एजेंडा का उद्देश्य क्या था, एजेंडा जारी किया, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, निशस्त्रीकरण एजेंडा जारी किया। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करना। इसका उद्देश्य क्या था, हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करना, ठीक है, साझा भविष्य को सुरक्षित करना, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 24 मई 2018 को निशस्त्रीकरण एजेंडा जारी किया और जिसका उद्देश्य था हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करना। ये 24 मई 2018 का वर्ष है, ठीक है ना, इसे याद करिएगा। अब देखिए वर्ष 2021 में कब, अब 2018 की बात खत्म हो गई, अब आती है बात वर्ष 2021 में। 2021 में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव भेजा। मतलब इस दिन की स्थापना के लिए किसकी, ये निशस्त्रीकरण दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार दिवस की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा। तो इस दिन की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा, ठीक है, प्रस्ताव भेजा जो 7 दिसंबर, उसके बाद जो है क्या हुआ कि 7 दिसंबर 2022 को, ठीक है, 7 दिसंबर 2022 को इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना, प्रस्ताव भेजा। तो बाद में क्या हुआ, 7 दिसंबर 2022 को इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। इस दिन का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, ठीक है, 7 दिसंबर 2022 को इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है, मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। ये पूरा क्रमबद्ध हम आपको बता रहे हैं। और पहली बार साल 2023 में, ठीक है, साल 2023 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया, ठीक है, जागरूकता दिवस मनाया गया।
ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा। अब इसे क्रम, ये देखिए उसका लोगो है, ठीक है, यह लोगो भी ध्यान रखिएगा। बंदूक की नोक को बंद कर दिया गया, मुंह को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमें जो है शांति स्थापित करना है, निशस्त्रीकरण का निशस्त्रीकरण करना है, उसका अप्रसार करना है, ठीक है। अब देखिए 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 24 मई 2018 को सबसे पहले निशस्त्रीकरण एजेंडा जारी किया था और इसका उद्देश्य था कि हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करना, ठीक है, इस बात को याद करिएगा। फिर बाद में क्या हुआ कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा और जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, कब 7 दिसंबर 2022 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना। और पहली बार वर्ष 2023 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद करिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डाल देता हूं। देखिए हमारे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको बताना है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन 3 से 6 मार्च 2025 को स्पेन के बार्सिलोना में किया गया, ठीक है। हमने डेट इसलिए डाल दी है क्योंकि अक्सर लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं में आजकल तिथियां पूछी जा रही हैं, इसलिए मैंने तिथियों को भी सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन 3 से 6 मार्च 2025 को स्पेन के बार्सिलोना में किया गया, ठीक है। दूसरा जो कथन है वह है कि भारत की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भाग लिया, ठीक है। अब आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का जो आयोजन है वो 3 से 6 मार्च को स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह सही तथ्य है, ठीक है ना। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, वह स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कथन सही है। दूसरा है कि भारत की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भाग लिया, यह भी कथन सही है, ठीक है। और यह दोनों कथन सही है, इस प्रकार उत्तर सी सही है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के आयोजन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि कई बार पूछा गया है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो मैंने इस प्रश्न का डिजाइन उसी वजह से किया है, वैसे ही किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को MWC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है और भारत की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भाग लिया। दोनों कथन सही है और ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, ये देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की तस्वीरें हैं, ठीक है। भारत की तरफ से 38 कंपनियों ने भारत पवेलियन में हिस्सा लिया था। खैर इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानिए, ठीक है। अगला देखते हैं आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है 3 मार्च 2025 को सतत शहरी विकास के लिए नए वैश्विक गठबंधन C3 को कहां पर लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि 3 मार्च 2025 को सतत शहरी विकास के लिए नए वैश्विक गठबंधन, उसका नाम क्या है, C3 को कहां पर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो 3 मार्च 2025 को सतत शहरी विकास के लिए जो नया वैश्विक गठबंधन C3 बना है उसे कहां पर लॉन्च किया गया है। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए। अब देखिए सतत शहरी विकास के लिए नए वैश्विक गठबंधन C3 को लॉन्च किया गया है जयपुर में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। सतत शहरी विकास के लिए जो नया वैश्विक गठबंधन C3 बना है उसे लॉन्च किया गया है जयपुर में। अब देखते हैं C3 का फुल फॉर्म क्या है, C3 का मतलब क्या है। तो C3 का मतलब क्या है, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी, ठीक है, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी, ये है C3 गठबंधन और इसे लॉन्च किया गया है। अब देखिए यह सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसकी दिशा में, सतत शहरी विकास की दिशा में, सतत शहरी विकास की दिशा में, विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, महत्वपूर्ण कदम है C3, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो यह पहल है यह भारत के प्रो प्लैनेट पीपुल, ठीक है, P3 भारत के देखिए प्रो प्लैनेट पीपल, यह जो पहल है भारत की वह इसके अनुकूल है, जिसे कहते हैं P3 पहल के अनुकूल है भारत के, ठीक है,
यह जो C3 पहल है यह भारत के जो P3 जो भारत का दृष्टिकोण है, प्रो प्लैनेट पीपुल का जो दृष्टिकोण है भारत का, उसके अनुरूप है। और प्रो प्लैनेट पीपुल में क्या किया जाता है, 3R का यूज किया जाता है, 3R पे जोर दिया जाता है। 3R सिद्धांत क्या है, यह है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, रिसाइकिल, तो इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है ना, इसके महत्व पर जोर दिया जाता है। अब देखिए, जो सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 बना है, इसे जयपुर में लॉन्च किया गया है। C3 का जो फुल फॉर्म है वह है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी। ठीक है ना, अब देखिए, सतत शहरी विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और यह भारत का जो दृष्टिकोण है, प्रो प्लैनेट पीपुल का जो दृष्टिकोण है यानी P3 के अनुरूप है, जिसमें जो 3R सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के महत्व पर जोर दिया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए, सतत शहरी विकास के लिए नए वैश्विक गठबंधन, यह C3 को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। ये देखिए, उसके गठबंधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, जयपुर से आई थी। ठीक है, ये उसी की तस्वीर है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा जो प्रमुख आठवीं खबर है, भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक किसने लॉन्च किया है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक भारत का पहला किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है टाटा मोटर्स ने, ऑप्शन बी है हुंडई ने, ऑप्शन सी है महिंद्रा ने और ऑप्शन डी है मारुति ने। तो भारत का हाइड्रोजन से चलने वाला जो पहला ट्रक है वो किसने लॉन्च किया है, तो देखिए वह लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। भारत का हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक किसने लॉन्च किया, तो टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। भारत का हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया। ठीक है ना, अब देखिए, यह तस्वीरें हैं और यह है ट्रक। ठीक है, और देखिए, नितिन गडकरी जी इसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल शुरू हो गया है और नितिन गडकरी जी ने हरी झंडी दिखाई। यह है खबर भारत 24 का। ठीक है ना, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक की। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो नवा प्रश्न है हमारा, भारत और नेपाल सरकार ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है। किसने, भारत और नेपाल सरकार ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है काठमांडू, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत और नेपाल सरकार ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है और वह समझौता हस्ताक्षरित हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में भारत और नेपाल सरकार के बीच में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अब आज का 10वां और आखिरी प्रश्न, ये देखिए, नेपाल और भारत के बीच समझौते की तस्वीरें हैं। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है, एक निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। यह किस देश की कंपनी है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ब्लू घोस्ट के बारे में अगर पूछे कि ब्लू घोस्ट क्या है, तो यह एक लैंडर है। ठीक है ना, अब अगर पूछे कि ब्लू घोस्ट किसका लैंडर है, तो एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस और इसका लैंडर है जिसका नाम है ब्लू घोस्ट। ठीक है ना, तो ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतर गया है और यह किस देश की कंपनी है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो देखिए, ब्लू घोस्ट जो है यह अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर है। ठीक है ना, तो फायरफ्लाई एरोस्पेस जो कंपनी है ये अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है और जिसका लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा की सतह पर उतरा है और किसी प्राइवेट कंपनी का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाली ये पहली घटना है। ठीक है ना, पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारा है। ये देखिए तस्वीरों में किस प्रकार ब्लू घोस्ट धीरे धीरे चंद्रमा पर जाके आखिरी में उतर जाता है। ठीक है ना, तो ये ब्लू घोस्ट की तस्वीरें हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें देखिए घोस्ट राइडर्स लिखा भी है। ठीक है ना, तो ये ब्लू घोस्ट की तस्वीरें हैं। ठीक है ना, तो फायरफ्लाई एरोस्पेस अमेरिकी कंपनी है और इसका लैंडर है ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को नोट जरूर कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो उन्हें अपडेट कर लीजिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ
अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।